नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। आप यहाँ पर राजस्थान जीके की जो है हमारी क्लास है। आप यहाँ पर मेरे बारे में जो है डिटेल जो है देख सकते हैं। तो राजस्थान जीके के संबंधित जो है हमारे एमसीक्यू है। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। तो किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ये आपको बताना है। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। चंद्रप्रगोट, विराट, अजातशत्रु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, तो उसकी अगर मैं यहाँ पर बात करें तो विराट के बारे में बात हो रही है। बी, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। तो राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। इसके बारे में बात हो रही है, आपको यह बताना है। तो राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सेकंड है, चंद्रगुप्त द्वितीय। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। जहाँ से हमको पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो राजस्थान का वह कौन सा स्थल है? दर, आहड़, कालीबंगा और बागोर। तो राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, यहाँ पर डी जो आंसर दे रहे हैं बागोर, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए कि बागोर जो है राजस्थान में वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन सा रहा है? मत्स्य, अवंती, ए और बी दोनों, और मगध। बिल्कुल, बागोर जो है आपका भीलवाड़ा में रहा। बागोर, भीलवाड़ा। तो इनमें से कौन से महाजनपद हमारे राजस्थान में भी रहे? तो मत्स्य व अवंती दोनों जो है हमारे राजस्थान का भाग रहे। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड और राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो खेल जगत में सर्वोच्च सम्मान जो है हमारे राजस्थान का कौन सा है? तो यहाँ पर सर्वोच्च सम्मान कौन सा दिया जाता है? तो सर्वोच्च सम्मान की अगर यहाँ पर बात करें तो राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। व्यंजन नृत्य
राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? अवंती की अगर हम यहाँ पर बात करें, अवंती आपको जो है संपूर्ण जो हमारा पूर्वी राजस्थान जो क्षेत्र है, उसमें मिलेगा। और पेंजण नृत्य की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो पेंजण नृत्य जो है हमारा बागड़ क्षेत्र, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? इनमें से वे कौन सा उत्सव है जिसका आयोजन बूंदी में होता है? ग्रीष्मोत्सव, गणगौर, कजली तीजोत्सव और वैलून उत्सव। तो बूंदी में यहाँ पर कौन से त्योहार का आयोजन होता है? तो बूंदी में यहाँ पर कजली तीजोत्सव का आयोजन होता है। सी हमारा सही आंसर हो जा। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। हाड़ौती बोली राजस्थान के कौन से जिले में नहीं बोली जाती? तो वे हमारे राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पर हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है? बारां, कोटा, झालावाड़ और टोंक। तो हाड़ौती बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? तो ये आपको पता है, हाड़ौती बोली की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र हैं, तो वहां पर टोंक में नहीं बोली जाएगी। तो टोंक हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरों पर क्या मनाए जाते हैं? राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों और चबूतरों पर क्या बनाए जाते हैं? फड़, मांडना, सांजी और पाना। गोबर से और घर घर की दीवारों और चबूतरों पर क्या बनाए जाते हैं? तो देखिए, राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों और चबूतरों की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो उनको सांजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी हमारा सही आंसर होगा, सांजी। पाने जो होते हैं, सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यार इसका, तो सांजी। पाने जो है पन्नों पर बनाए जाते हैं। पन्नों मतलब कि पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर गोबर से जो है, इस प्रश्न का आंसर तो होगा हमारा सांजी। ठीक है, इस प्रश्न का सी आंसर हमारा सही आंसर होगा। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तो राजस्थान में वह कौन सा स्थान है जहाँ पर कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर मिलता है? झालावाड़, मेड़ता, जोधपुर और पुष्कर। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर मिलता है? तो आप सभी को पता है, मेड़ता रोड। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, मेड़ता में। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? तो इनमें से वह कौन सा खेल है जिससे मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध रहा है? तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी और तैराकी। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है।
तो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध जो है इनमें से किससे रहा है? तो वह निशानेबाजी से रहा है। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल है। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल जो है यहाँ पर कौन से हैं? चौथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों और आहड़। तो राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल जो है कौन से हैं? तो प्राक हड़प्पा स्थल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए और बी दोनों मतलब कि सौंथी और कालीबंगा। सी हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना, राजस्थान सरकार जो है खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब से करती है? 1992, 1993, 1994 और 1995। खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना यहाँ पर राजस्थान सरकार कब से करती है? खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान सरकार जो है यहाँ पर करती है 1994। बिल्कुल सी हमारा सही आंसर है, 1994। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया। तो कहाँ पर प्रयास किया गया? उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में और जोधपुर में। सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास जो है यहाँ पर किस स्थान पर किया गया? तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये किया जाता है जयपुर में। ये हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? राजस्थान का वह कौन सी रियासत रही जिसमें सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई? मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल और प्रतापगढ़ प्रजामंडल। तो राजस्थानी रियासतों में सर्वप्रथम किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो राजस्थानी रियासतों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सर्वप्रथम किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना होती है? तो सबसे पहले आपके यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल की, सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। सी। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वे कौन सी छावनी थी जहां से राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है? नीमच छावनी, एरिनपुरा छावनी, देवली छावनी और नसीराबाद छावनी। तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत बिल्कुल आप डी या सही आंसर दे रहे हैं, नसीराबाद छावनी से होती है। कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस समय कितने रजवाड़े और राज्य में शामिल किए गए थे? 18, 16, 19 और 20। कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो राजस्थान राज्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप सभी को पता है यहाँ पर
19 राज्यों और रजवाड़ों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप बनता है। सी सही आंसर होगा। राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? राजस्थान में स्थित चाकसू जो है वहां पर शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल द्वितीया और वैशाख कृष्ण अष्टमी। तो राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला जो है यहाँ पर वैशाख सॉरी चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? तो इनमें से वे कौन थे जिन्होंने वीर भगत समाज जो है स्थापित किया? गोकुलदास असावा, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारठ और मास्टर आदितेंद्र। वीर प्रगट समाज जो है इनमें से किसने स्थापित किया? तो इनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। 1857 में अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? 1857 की क्रांति के समय अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी जाती है? कैप्टन मैकमोशन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल ई बर्टन और कैप्टन सावर्स। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है ये आपको बताना है। 1857 में अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो यहाँ पर हत्या कर दी जाती है कैप्टन मैकमोशन की। एक नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ में स्पर्श करती है? कितने राज्य है हमारे, उनके साथ में राजस्थान की जो सीमा है, बाउंड्री जो है शेयर होती है? तो कितने राज्यों के साथ में स्पर्श होती है? 5 राज्यों के साथ में स्पर्श होती है, बिल्कुल सही बात है। 5 राज्य भी आपको पता होंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, ये 5 राज्य है हमारा। उत्तर से दक्षिण की ओर जो है मैंने इन क्रम को बताया है। राजस्थान में कितने जिलों की सीमाएँ पाकिस्तान के साथ में स्पर्श करती हैं? तो हमारे राजस्थान के कितने जिले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ में स्पर्श करती है? 3 जिले, 4 जिले, 5 जिले व 6 जिले। राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएँ पाकिस्तान के साथ में स्पर्श करती हैं? तो पाकिस्तान के साथ में स्पर्श करती है यहाँ पर 4 जिलों की सीमाएँ। ये आपको पता होगा, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 4 जिलों की सीमाएँ हैं, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो यूपी के साथ में कौन से राज्य जो है सीमा लगाते हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व झारखंड।
यूपी के साथ में पंजाब नहीं लगा था यहाँ पर सीमा, तो 2, 3, 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर बी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो वे कौन सा क्षेत्र है जो सम्मिलित नहीं है? हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग और उत्तर प्रदेश का भाग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो वे कौन सा भाग है जो शामिल नहीं है? यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजाब का भाग शामिल नहीं है, बाकी हरियाणा, राजस्थान व यूपी का भाग यहाँ पर शामिल है। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक है, मतलब कि सबसे अधिक लंबा है, वह कौन सा राज्य है हमारा? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो यहाँ पर गुजरात का जो समुद्री तट है वह हमारा सबसे अधिक लंबा, बिल्कुल सी आप सही आंसर दे रहे हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो वे कौन कौन से राज्य हैं जहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गुजरात है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड, मतलब कि ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस के हिसाब से गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और झारखंड से गुजरती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखिए। यूपी से नहीं गुजरती हमारी कर्क रेखा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? हमारे भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? ये आप लोगों को बताना है। 6, 7, 8 व 9। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो तटीय राज्यों की संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल डी, 9 है हमारे भारत में तटीय राज्य। तटीय राज्यों के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये 9 हमारे तटीय राज्य हैं, तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखिए। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है क्लास में। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो ये आपको बताना है। भारत का जो मानक देशांतर है, मानक जो समय है, उसके अनुसार तो 10 बजे है सुबह के। तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जो शिलोंग है, उसका समय कितना हुआ होगा?
तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें कितना हुआ होगा, तो ये बी 10:38 जो है पूर्वाह्न हुआ होगा, वो कैसे हुआ होगा? तो देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। और अब पूछा गया है 90 डिग्री ईस्ट पर, तो पहली चीज़ तो ये इससे आगे ही होगा। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया? इन दोनों में डिफरेंस हो गया 9.5। नहीं सॉरी, इन दोनों की अगर डिफरेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हो गया आपका 7 पॉइंट, ठीक है? तो 90 में से 82.5 को अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लगभग जो हमको मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? 90 माइनस 82.5। तो ये अगर हम यहाँ पर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंस हमको मिलता है यहाँ पर 7.5 का। ये 7.5 का जो है डिफरेंस हमको यहाँ पर मिलता है। तो आपको पता है 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 7.5 डिग्री में यहाँ पर प्रश्न जो है हमारा यहाँ पर सॉरी 92 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है, 92 डिग्री है। तो 92 डिग्री की अगर हम यहाँ पर बात करें 92 डिग्री पर, 92 डिग्री ईस्ट पर, तो ये डिफरेंस हमारा हो गया 9.5 का, 9.5। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 9.5 में कितने मिनट का अंतर होगा? 38 मिनट। और ईस्ट में है तो 38 मिनट आगे होगा, तो इसलिए 10 बज के वहाँ पर क्या होगा? 38 मिनट। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 10:38, जो बी हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना है? तो क्रोड जो है इनमें से किससे निर्मित हुआ है? लोहे से, एल्युमिनियम से, पोटेशियम से और क्रोमियम से। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना है? तो सियाल, सीमा व नीफे। नीफे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रवाल के नीचे क्रोड जो है हमको नीफे, निकल व फेरस, तो लोहे से बना है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? 3 संकेंद्रीय परत है, इसमें ऊपर से दूसरा पूछे या नीचे से दूसरा पूछे, एक ही बात होगी। तो वह बीच वाली परत के बारे में पूछा जा रहा है। तो बीच वाली परत का क्या नाम है? नीफे, सीमा, सियाल व इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत के नाम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी बिल्कुल सियाल सॉरी सीमा होगा यहाँ पर। पहली परत सियाल, दूसरी परत सीमा और तीसरी परत नीफे। इसको क्रस्ट, मेंटल और कोर या फिर क्रोड के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो वह कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट हमको मिलता है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता और इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर बिल्कुल, ये हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर सिंगापुर। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच मेडिटेरियन मेरिडियन टाइम, जिसको जीएमटी के नाम से जानते हैं, वे कौन से देश में है? यूके में, हॉलैंड में, यूएसए में और भारत में।
जीएमटी कौन से देश में है, ये आप लोगों को बताना है। तो ग्रीनविच की अगर हम बात करें तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर। एक देशांतर को जब हम पार करते हैं तो जो स्थान हैं उनके बीच में स्थानीय समय में कितना अंतर होता है। अभी हमने बात करी थी, अगर आप लोगों को पता हो तो 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट और 1 मिनट। दो देशांतरों को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय में बीच में कितना अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर में यहाँ पर अंतर होता है 4 मिनट का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो वह कौन सा वर्ष था जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया? 1995, 1896, 1997 और 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण इनमें से कौन से वर्ष में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1884 में किया गया। डी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वलित पर्वत है? तो इनमें से कौन सा एक वलित पर्वत है? मोड़दार पर्वत के नाम से भी जानते हैं इसको हम। या फिर हम उसको फोल्डेड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एक वलित पर्वत है? तो वलित पर्वत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हिमालय एक मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? जो हमारे पठार हैं उनमें विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? 4%, 6%, 9% व 50%। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? तो पठारी क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पठारी क्षेत्रों में विश्व की 9% जनसंख्या का निवास है। ये सही आंसर होगा हमारा, 9%। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है, तो वे कौन सी तरंगे हैं जिनको हम धरातलीय तरंगों के नाम से भी जानते हैं? प्राथमिक तरंगे, गौण तरंगे मतलब कि सेकेंडरी, ये आपकी हो जाएगी पी वेव, पी वेव, पी वेव, एस वेव और एल वेव। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स। तो धरातलीय तरंगों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगी हमारी एल वेव्स। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। लव तरंगों के नाम से भी इनको जाना जाता है क्योंकि इनकी खोज जो है यहाँ पर लव नामक वैज्ञानिक ने की। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? राजस्थान की वे कौन सी नदी है जिसे हम रुंडित सरिता के नाम से जानते हैं? वाकल, हारी, बाणगंगा और कोठारी। तो रुंडित सरिता के नाम से हम किसे जानते हैं? तो रुंडित सरिता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बाणगंगा को जानते हैं। सी हमारा सही आंसर होगा, बाणगंगा या रुंडित सरिता।
वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो वह कौन सी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के पश्चात पश्चिम दिशा की ओर बहती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण से प्रवेश करी, पश्चिम की ओर बही और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ गई। इस तरीके से वह कौन सी नदी है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वह नदी हो जाएगी हमारी माही नदी। ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजस्थान जहाँ पर भी पूछा जाएगा आपसे, उन सभी कोर्सेज के लिए जो है ये क्लास जो है हेल्पफुल होगी। चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे वह सेकंड ग्रेड की हो, चाहे वह पुलिस कांस्टेबल के लिए हो, चाहे वीडियो के लिए हो, चाहे वह आरएस के लिए हो, राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए आपकी ये जो क्लास है हमारी हेल्पफुल होगी। आप इस क्लास को जो है अटेंड कर सकते हैं। हिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो खारी नदी जो है इनमें से कौन से अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय अपवाह, अनिश्चित अपवाह और आंतरिक अपवाह। गुजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी जो है निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह है बंगाल की खाड़ी अपवाह। बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं आप सही आंसर दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी अपवाह का भाग है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का अवरोही क्रम है। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम जो है कौन सा है? तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल बी, बनास, लूणी, चंबल और माही। यहाँ पर सही आंसर होगा बनास, फिर लूणी, फिर चंबल और फिर माही। ये उनका अवरोही क्रम होगा अपवाह की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। माही, जाखम, लूणी, सुकड़ी, बनास, मेज, चंबल और पार्वती। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो सुमेलित नहीं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बनास और मेज जो है हमारा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बनास की सहायक नदी नहीं है मेज। कांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी तो कौन सी नदी है यहाँ पर जो सांबर झील में नहीं गिरती हैं? मेंथा, कांतली, खंडेला, खंडेल या खंडेला। खंडेला और रूपनगढ़ सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कांतली नदी है। बाकी रूपनगढ़ है, मेंथा है, खारी है, खंडेला है, ये सारी नदियाँ जो है सांबर झील में जल को लेकर आती हैं। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे जी, ज़रूर स्टार्ट करेंगे नई क्लास। अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदी है वह कौन सी है? तो अनास, एराव और सोम जो है कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? माही, बनास, साबरमती और काली सिंध।
अनास, एराव, सोम, इनमें से कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, ये आपको बताना है। तो अनास, एराव व सोम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कोसी एवं काली सिंध नदियां किस प्रवाह से जुड़ी है? तो कोसी नदी और काली सिंध नदी जो है यहाँ पर कौन से प्रवाह से जुड़ी है? सिंधु नदी, आंतरिक प्रवाह, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। कोसी और काली सिंध यहाँ पर कौन से अपवाह तंत्र से जुड़ी हुई है? मतलब कि ये कुल मिला के ये पूछा गया है कौन सी नदी की जो है यहाँ पर सहायक नदी है या फिर आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो कोसी और काली सिंध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये गंगा नदी की अपवाह तंत्र से जुड़ी है। काली सिंध आप लोगों को पता है चंबल की सहायक नदी है। चंबल जो है यमुना की, और यमुना जो है गंगा की, और वही कोसी जो है गंगा की ही सहायक नदी है। तो यहाँ पर ये गंगा नदी अपवाह तंत्र से जुड़ी हुई है। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वह कौन सी नदी है जिसके तट पर रणकपुर का जैन मंदिर है? माही, गंभीरी, बेड़ज और मथाई। रणकपुर का जैन मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? बिल्कुल डी आप सही आंसर दे रहे हैं, मथाई नदी के तट पर हमको मिलता है रणकपुर का जैन मंदिर। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिस पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज है? बनास नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी और लूणी नदी। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो हैंगिंग ब्रिज जो है यहाँ पर चंबल नदी पर है। बी बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं, या 2 नंबर ऑप्शन जो आंसर दे रहे हैं, हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही युग्म कौन सा है? तो किस नदी को कांठल की गंगा के नाम से जानते हैं और कौन सी नदी को कामधेनु के नाम से जानते हैं? बनास और काली सिंध, लूणी और परबन, जोजरी व बाणगंगा, माही व चंबल। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म जो है कौन सा है? तो कांठल की गंगा और कामधेनु के लिए प्रसिद्ध, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो कांठल की गंगा, और वही चंबल को जो है कामधेनु के नाम से जानता है। निम्नलिखित में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? नमस्कार जी, जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर वह कौन सी नदी है, जिला है जहाँ से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़। डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का वह कौन सा जिला? तो राजस्थान का झालावाड़ नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल झालावाड़ में चंबल नदी नहीं है। बीकानेर से प्रवाहित होने वाली नदी है, तो वह कौन सी नदी है जो बीकानेर में प्रवाहित होती है? घग्गर, कंकाती, खारी और इनमें से कोई नहीं।
तो वे कौन सी नदी है जो बीकानेर में प्रवाहित होती है? तो बीकानेर से प्रवाहित होने वाली नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है, तो डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मानस वाकल नदी का उद्गम स्थल है। तो इनमें से मानस वाकल नदी का उद्गम स्थल जो है कौन सा है? फुलवारी की नाल अभयारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर और अरावली पर्वत श्रृंखला। मानस वाकल नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर, सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और ये सभी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत जो है अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और ये सभी। डीपीएसपी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डीपीएसपी में ये सभी सिद्धांत जो है हमारा अंतर्निहित है। डी हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान के माउंट आबू को पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो हमारे राजस्थान का जो माउंट आबू है उसको पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया गया? ये आपको बताना है। 2005, 2011, 1980 और 2008। राजस्थान के माउंट आबू को पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया गया? इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल डी, 2008 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 2008 में माउंट आबू को जो है पारिस्थितिकी से संवेदनशील क्षेत्र यहाँ पर घोषित किया जाता है। तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो वह कौन सा साल है जब तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण किया जाता है? 1967, 1974, 1988 और 2000। तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण इनमें से कौन से वर्ष में किया जाता है? तो तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण जो है यहाँ पर 1974, बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, में किया जाता है। सागवान मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होते हैं? राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जहां पर हमको मुख्य रूप से सागवान जो है मिलते हैं? डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा व झालावाड़ और सिरोही और उदयपुर। तो सागवान मुख्यतः हमको किस जिले में जो है यहाँ पर डूंगरपुर व उदयपुर में जो है अधिकांश मिलते हैं। बिल्कुल ए जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। हृदय रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उपयुक्त है? तो इनमें से वह कौन सी वनस्पति है जो हृदय रोग के लिए उपयुक्त है? काली मुछली, सालर, अर्जुन और शंखपुष्पी। हृदय रोग के लिए यहाँ पर कौन सी वनस्पति उपयुक्त है? तो हृदय रोग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह अर्जुन उपयुक्त है। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू स्टेटमेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है हमारे यहाँ पर सही है। बिल्कुल डी जो है आप लोगों का सही आंसर है। जैव विविधता दिवस और विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को,
28 जनवरी को, 15 फरवरी को और 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये मनाया जाता है हमारा 22 मई को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। वन भूमि को बांधे रखते हैं। वन बाढ़ को नियंत्रित कर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वायु के बहाव को नियंत्रित करते हैं। वन वायु को प्रदूषण रहित व स्वच्छ रखते हैं। वन मानव जीवन के लिए बेहद उपयोगी है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सारे के सारे स्टेटमेंट जो है हमारे यहाँ पर सही है। 4 नंबर ऑप्शन या डी जो है हमारा सही आंसर है। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? किस प्रकार के वन में बबूल के वृक्ष मिलते हैं? मानसूनी वन, विश्वतीय वन, टैगा वन और मरुस्थलीय वन। तो बबूल के वृक्ष की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमको मिलता है मरुस्थलीय वनों में, बिल्कुल डी या 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सुगंधित घास है जिसे पशु नहीं खाते हैं? तो वे कौन सी सुगंधित घास है जिसे पशु नहीं खाते हैं? मोतियो, सुगनी, उपरोक्त दोनों और सेवण। और जितने भी आप यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। तो इनमें से कौन सी घास जो है सुगंधित है और जिसे पशु नहीं खाते हैं, तो उस घास की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मोतियों और सुगनी ची जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हस व पामरोजा निम्न में से किस जगह पर पाया जाता है? तो इनमें से वे कौन सा स्थान है जहाँ पर खस व पामरोजा मिलता है हमको? नाथ द्वारा, लाठी क्षेत्र, भरतपुर और नागपुर। तो भरतपुर में हमको खस व पामरोजा मिलता है। सी हमारा सही आंसर होगा। रोहिड़ा नामक वृक्ष राजस्थान में कहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है? रोहिड़ा राजस्थान में बहुतायत में कहाँ मिलता है? पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में और उत्तरी राजस्थान। तो बहुतायत से हमको कहाँ मिलता है? तो बहुतायत से हमको यहाँ पर ये मिलता है रोहिड़ा, पश्चिमी राजस्थान में। 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर हो जाए। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की ज्वाला के नाम से हम किसे जानते हैं? खेजड़ी, नीम, पारस पीतल और पलास। जंगल की ज्वाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो जंगल की ज्वाला के नाम से यहाँ पर पलास को जाना जाता है। पलास। जिन जिलों के समूह में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पर वे कौन से जिलों का समूह है जहाँ पर हमको अधिकतम वन क्षेत्र मिलता है? बारां, जयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, झालावाड़, कोटा, करौली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर और राजसमंद। तो यहाँ पर कौन सा जिला है, जिलों का समूह है जिसमें अधिकतम वन क्षेत्र हमको मिलता है? बिल्कुल
ये जो आप आंसर दे रहे हैं, 12 चित्तौड़गढ़ और उदयपुर सही आंसर होगा। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है, तो इनमें से वे कौन सा है जो आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है? सागवान, दोखड़ा, महुआ और खेजड़ी। तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष जो है महुआ को कहलाता है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। खेजड़ी का पौधा कौन से वंश का है? वंश पूछा गया है। टिंटोरिया, प्रोसोपिस, सिनरेरिया और इंडिका। खेजड़ी का पौधा जो है यहाँ पर कौन से वंश का है? वंश पूछा गया है, तो वंश की अगर हम यहाँ पर बात करें, ये प्रोसोपिस का है। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, प्रोसोपिस। जंगल की सुंदरता के नाम से प्रसिद्ध पौधा। जंगल की सुंदरता के नाम से कौन सा पौधा जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। ढाक, पलास, आर्किड और जाबुआ। जंगल की सुंदरता के नाम से यहाँ पर जाना जाता है ऑर्किड को। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑर्किड। जंगल की आग के नाम से। पहला हमारा जो प्रश्न था वह जंगल की सुंदरता से संबंधित था, और ये जो हमारा प्रश्न है वह जंगल की आग से संबंधित है। जंगल की आग के नाम से किसे जाना जाता है? जंगल की आग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसे हम नाम से जानते हैं पलाश। पलाश जो है हमारी जंगल की आग है, और जंगल की सुंदरता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह आर्किड है। भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर जो है यहाँ पर कमी होती जा रही है, ह्रास होता जा रहा है। ऐसे में राजस्थान में जो है एक आशा की किरण बनकर हो रहा है। राजस्थान में सागवान वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले, इनमें से वे कौन से जिले हैं जो सर्वाधिक उपयुक्त है हमारे? सागवान वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिलों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वे है हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। प्रश्न है हमारा, राजस्थान में ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली लकड़ी है, वह कौन सी लकड़ी है जो सर्वाधिक प्रयोग में लेते हैं हम? ईंधन की लकड़ी और कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली लकड़ी तो वह धोकड़ा है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। सेवन घास की जाति है, तो इनमें से कौन सी है हमारी सेवन घास की जाति, ये आपको बताना है। सिडिकुस, कसीतुस, सिंडेरिया और उपरोक्त में से कोई नहीं। सेवन घास की जाति जो है इनमें से कौन सी है? तो सेवन घास की जाति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिडिकुस जाति की है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड जो है यहाँ पर कौन सा है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, आर्द्र
दक्षिणी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान और शुष्क पश्चिमी मैदान। बिल्कुल डी जो है आप यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं, शुष्क पश्चिमी मैदान। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एरिया इनमें से सबसे बड़ा क्षेत्र जो है हमारा ये होगा। जलवायु वेता व्लादिमीर कोपेन थे। तो कोपेन जो है इनमें से कहाँ से थे? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रेंच। व्लादिमीर कोपेन जो है इनमें से कहाँ से थे? तो जर्मनी से थे वे। डी हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान किन जिलों में आते हैं? वे कौन-कौन से जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक वज्र तूफान आते हैं? झालावाड़ और जयपुर, सीकर और झुंझुनू, करौली और दौसा और भरतपुर व धौलपुर। सर्वाधिक वज्र तूफान की अगर हम यहाँ पर बात करें राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में, तो यहाँ पर झालावाड़ और जयपुर जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में जून जुलाई के महीनों में आने वाले तूफानों को हम किस नाम से जानते हैं? आम्रपोछा, मैंगो सावर, काल वैसाखी, वज्र तूफान और बुबलैया। तो यहाँ पर इनको हम जानते हैं वज्र तूफान के नाम से। ही हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान में मानसून प्रवेश की सामान्य तिथि क्या है? मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि जो है हमारे राजस्थान में कौन सी है? राजस्थान में मानसून प्रवेश की सामान्य तिथि जो है अगर हम बात करें तो वे 16 जून है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान में वर्षा के औसत दिनों की संख्या वर्ष भर में कितने दिन है? तो कितने दिन औसत है हमारे राजस्थान के पूरे साल में? तो वर्षा के दिनों की औसत संख्या जो है यहाँ पर साल भर में जो है 29 दिन है। जून माह में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मानसून में न्यून दाब रहने का कारण। जून माह में न्यून दाब रहने का प्रमुख कारण कौन सा है? तो यहाँ पर सूर्य ताप की जो है अधिक प्राप्ति होती है, साथ ही जो है समुद्र तल से दूरी भी है। DWHW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? DWHW जलवायु प्रदेश में यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। बिल्कुल एक नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राज्य का सबसे अति आर्द्र जिला है। सबसे अति आर्द्र जिला जो है हमारे राजस्थान का कौन सा है? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। तो अति आर्द्र जिले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह होगा झालावाड़। और अगर आप लोगों से अति आर्द्र स्थल पूछ लिया जाए तब आपका होगा माउंट आबू। शीत ऋतु में सर्वाधिक फ्लेमिंगो किस झील में आते हैं? तो वह कौन सी झील है जहाँ पर शीत ऋतु में सर्वाधिक फ्लेमिंगो आते हैं? कांबर झील, जैसमंद झील, कीचड़ झील और राजसमंद झील।
तो सर्वाधिक फ्लेमिंगो यहाँ पर सांबर झील में, और सांबर झील की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कहाँ पर है? जयपुर में। किस झील का निर्माण काकनी नदी के द्वारा होता है? वह कौन सी झील है जिसका निर्माण काकनी नदी के द्वारा होता है? भुज झील, फॉयसागर झील, पचपदरा झील और कोलायत झील। कौन सी नदी है? काकनी नदी जो है यहाँ पर कौन से झील का निर्माण करती है? तो बूझ झील। ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। छत्रविलास नामक झील किस जिले में स्थित है? छत्रविलास नामक झील जो है इनमें से कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। बारा, कोटा, भरतपुर और सवाई माधोपुर। छत्रविलास नामक झील जो है यहाँ पर कोटा में है। बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं। राजसमंद झील की नींव किस लोक देवी ने रखी? राजसमंद झील जो है की नींव जो है किस लोक देवी के द्वारा रखी जाती है? तो डी जेवर माता। जरूर ध्यान रखें आप लोग। राष्ट्रीय वन संरक्षण किस झील के समीप बनाया गया है? राष्ट्रीय वन संरक्षण कौन सी झील है उसके समीप बनाया गया है, ये बताना आपको। राष्ट्रीय वन संरक्षण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जयसमंद झील। ए या एक नंबर ऑप्शन जो आप आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जयसमंद झील। इस झील को कनाट बांध भी कहते हैं। ये हमारी कौन सी झील है राजस्थान की जिसे हम कनाट बांध के नाम से भी जानते हैं? तो कनाट बांध के नाम से हम कौन सी झील को जानते हैं? तो फतेह सागर झील कनाट बांध के नाम से जानी जाती है। दौलत बाग किस झील के किनारे है? तो वे कौन सी झील है जिसके किनारे दौलत बाग है? तो दौलत बाग कौन सी झील के किनारे पर स्थित है? तो दौलत बाग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आना सागर झील। बिल्कुल ए सही आंसर है। कौन सी झील है जिसके किनारे सौर वेधशाला है? सौर वेधशाला आप सभी को पता है कहाँ पर है, उदयपुर में है। कौन सी झील के किनारे है? सौर वेधशाला की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये फतेह सागर झील, या डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इस झील के किनारे एक पहाड़ी पर चित्रित हवा महल है। इनमें से वे कौन सी झील है हमारे राजस्थान की जिसके किनारे पर पहाड़ी से चित्रित हवा महल स्थित है? तो पहाड़ी पर चित्रित हवा महल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन सी झील के किनारे पर है? तो जयसमंद झील। ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान का नंदन कानन वे कौन सी झील है नंदन कानन कहलाती है? राजस्थान का नंदन कानन बिल्कुल सी सिलिसेट झील जो है हमारा सही आंसर होगा। रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान कौन सी झील को कहते हैं?
तो रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान जो है यहाँ पर कौन-सी झील है? इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कोलायत झील। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये ज़रूर बताएँगे कोलायत झील जो है यहाँ पर किस जगह पर है? उजड़ा और सीसारामा नदियाँ किस झील में जल लाती हैं? पिछोला झील, फतेह सागर झील, फॉय सागर झील और उदय सागर झील। तो बुजड़ा और सीसारामा नदियों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है पिछोला झील में जल को लेकर आती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील मतलब कि चिल्का झील के पश्चात राजस्थान के कौन से संभाग में स्थित है? ये आपको बताना है। तो चिल्का झील के बाद में जो हमारी झील है सांबर झील जो है यहाँ पर जयपुर संभाग में है। डी हमारा सही आंसर होगा। सुमेलित करना है आपको। तो आप 1, 2, 3, 4 मान लीजिए। तो यहाँ पर सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सी आप सही आंसर दे रहे हैं। तो देखिए डीडवाना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डीडवाना जो है नागौर में है। गैप सागर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह डूंगरपुर में है। मानसागर जयपुर में है। कावोद जो है जैसलमेर में। राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया? इनमें से कब राजसमंद झील का निर्माण करवाया जाता है ये आपको बताना है। तो राजसमंद झील का निर्माण जो है यहाँ पर इनमें से कब करवाया जाता है? तो 1662 में महाराजा राज सिंह जी के द्वारा। वह झील जिसमें आयड़ नदी गिरती है और इस झील से गिरने के बाद आयड़ नदी का नाम बेड़च हो जाता है। तो वह कौन सी झील है जिसमें आयड़ नदी गिरती है और उसके पश्चात उसका नाम बेड़च? तो उदय सागर झील काफी प्रसिद्ध झील है। उदयपुर की है। आना सागर झील में कौन सी नदी से पानी आता है? वे हमारे कौन सी नदी है जिसमें आना सागर झील से पानी आता है? तो आना सागर झील की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आना सागर झील में जो है बांडी नदी से पानी आता है। एक नंबर या ए जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? कौन सी झील खारे पानी की नहीं है ये बताना आपको। तो कौन सी झील है ऐसी जो खारे पानी की नहीं है? तो ये आप सभी को पता है सिलिसेट झील अभी हमने बात करी थी। राजस्थान का नंदन कानन। राजस्थान की सबसे गहरी झील बतानी है आपको। सबसे गहरी झील हमारे राजस्थान की नक्की झील और नक्की झील जो है यहाँ पर माउंट आबू सिरोही में है। उदयपुर स्थित सिटी पैलेस कौन सी झील पर है?
उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस जो है यहाँ पर कौन सी झील पर है? डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कोई नहीं। बालसमंद झील का निर्माण कब व किसने करवाया? तो बालसमंद झील का निर्माण जो है यहाँ पर कब व किसके द्वारा करवाया जाता है? तो 1159 में बालक राव के द्वारा। और बालसमंद झील जो है जोधपुर में है। अजमेर की आना सागर झील में पानी कहाँ से आता है? तो अजमेर की आना सागर झील में यहाँ पर बांडी नदी से पानी आता है। ये जो है हमारा सही आंसर होगा। काबोज झील कौन से जिले में है? तो काबोज झील जो है यहाँ पर जैसलमेर। डी जो है हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो ये डेवर झील। और डेवर झील को ही हम जयसमंद के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? कौन सी झील जो है हमारी यहाँ पर उदयपुर में नहीं है? तो नाम से पता चलता है। राजसमंद झील जो है हमारी उदयपुर में नहीं, राजसमंद में है। उदय सागर झील का निर्माण कब होता है? तो इनमें से कब उदय सागर झील का निर्माण होता है? तो उदय सागर झील की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1559 से 1564 तक। ई जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील, तो हमारे राजस्थान की वह कौन सी झील है जो इनमें से सबसे ऊंची है? हमारे राजस्थान की सबसे ऊंची झील की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये नक्की झील होगा। ये हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। नक्की झील, और नक्की झील अभी हमने बात करी थी कहाँ पर है? माउंट आबू। सिरोही। पर्यावरण किससे बनता है? इनमें से किससे पर्यावरण का निर्माण हुआ है, ये आपको बताना है। जीवीय घटकों से है, भू आकृतिक घटकों से है, अजैव घटकों से है, और उपरोक्त सभी। पर्यावरण जो है यहाँ पर किससे बनता है? तो बिल्कुल डी, उपरोक्त सभी। बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट। महाद्वीप कैसे अलग हुए? ज्वालामुखी के फूटने से, विवर्तन की क्रियाओं से, चट्टानों के वलन व भ्रंशन से, और उपरोक्त सभी से।
महाद्वीप कैसे अलग होते हैं? तो महाद्वीप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुख्य रूप से जो है यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक की वजह से विवर्तनी की क्रियाओं से। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। बाबा अलमंदेव, हॉर्मुज, बोस्फोरस और मलक्का। हिंद महासागर को लाल सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? यहाँ पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाबा अलमंदेव जो है यहाँ पर इंडियन ओशन और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती हैं। बाबा अलमंदेव। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? औसत खारापन कितना है अरब सागर के पानी का? 25 पीपीटी, 35 पीपीटी, 45 पीपीटी और 55 पीपीटी। तो अरब सागर के पानी का औसत खारेपन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह है 35 पीपीटी पार्ट्स पर थाउजेंड। 1000 में जो है 35 भाग जो है यहाँ पर नमक के होंगे। ये औसत खारापन है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो है इनमें से किसका परिणाम है ये आपको बताना है। वलन की जो क्रिया होती है यहाँ पर पर्वत निर्माणकारी बल, और आपको पता होगा वलित पर्वत जो है हमारा हिमालय। हिमालय जो है हमारा यहाँ पर एक वलित पर्वत है। ईस्ट रिज कहाँ पर है? को हम पूर्वी कटक के नाम से भी जानते हैं। ये बताना है आपको। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध महासागर में और आर्कटिक महासागर में। ईस्ट रिज जो है इनमें से किस जगह पर स्थित है? तो ईस्ट रिज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह हमारे स्थित है हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन। तो तकला मकान मरुस्थल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पड़ोसी देश चीन में है। विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। तो हमारे विश्व का वे कौन सा देश है जो सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है? भारत, यूएसए, चीन और रूस। विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है, चाइना। पुद्दुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो कौन कौन से राज्यों में पुद्दुचेरी का क्षेत्र विभाजित है? पुद्दुचेरी का क्षेत्र जो है यहाँ पर कहाँ पर विभाजित है? पुद्दुचेरी के क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और केरला में भी है। 3 राज्यों में विभाजित है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी 7 बहनों का भाग नहीं है? इनमें से वे कौन सा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स है का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश व त्रिपुरा।
उत्तर पूर्व की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो 7 सिस्टर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा भी है, तो पश्चिम बंगाल नहीं है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात कर लें असम, मणिपुर, मिजोरम, और नागालैंड। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। असम कुल मिलाकर कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से घिरा हुआ है? 6, 7, 8 व 9। घिरा होने का मतलब यहाँ पर यह है कितने राज्यों के साथ में वह सीमा बनाता है। असम जो है यहाँ पर 7 राज्यों के साथ में, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से यूपी के सीमावर्ती है? यूपी के सीमावर्ती कौन से हैं, ये आप लोगों को बताना है। यूपी के सीमावर्ती राज्यों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पंजाब नहीं है, पंजाब को रिमूव करेंगे तो तीनों जो हमारे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, व झारखंड है। यूपी से कुल 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी सीमा बनाती है। वही असम से जो है उसके बाद में 7 राज्य होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा क्षेत्र है जो हमारा एनसीआर में शामिल नहीं है? हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग और उत्तर प्रदेश का भाग। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यहाँ पर पंजाब का क्षेत्र शामिल नहीं है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पंजाब का भाग। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सबसे अधिक लंबा समुद्री तट जो है हमारे भारत में किस राज्य का है? तो समुद्री तट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह है गुजरात का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा, 1214 किलोमीटर का। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूपी से नहीं गुजरती, बाकी गुजरात से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है और झारखंड से भी है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या, तो हमारे भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? भारत में तटीय राज्यों की कुल संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह कितनी है? तटीय राज्यों की कुल संख्या जो है हमारे भारत में 9 है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है वो किस नाम से जाना जाता है? चक्षु, परिकेंद्र, परिक्षेत्र, केंद्र और गर्त।
चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है यहाँ पर क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है चक्सु। ये जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। सुएज़ नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? प्रारंभ कब होता है सुएज़ नहर का निर्माण? ये आप लोगों को बताना है। 1905 में, 1854 में, 1897 में, 1899 में। सुएज़ नहर का निर्माण प्रारंभ होता है यहाँ पर 1854 में। बी हमारा सही आंसर होगा। कौन-सा नहर या कौन-सी नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर जो है इनमें से कौन-सी है? सू, पनामा, कील और स्वेज। तो कौन-सी नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? वह नहर है हमारी थाईलैंड। सॉरी, वे नहर जो हमारी होगी कील नहर होगी यहाँ पर, ठीक है? ये जो है गलत प्रश्न का जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन आ गया, वे कील हो जाएगा हमारा। क्रा नहर किस देश में स्थित है? यहाँ पर हमारा जो है आंसर हो जाएगा थाईलैंड। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर जो है कौन-सी है? कील नहर, सू नहर, सुएज नहर और पनामा नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह है सुएज नहर। सी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? इनमें से किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? ये आपको बताना है। कैस्पियन सागर से नहीं लगी है तो अर्मेनिया की सीमा नहीं लगी है। निम्नलिखित में से कौन-सी एक झील तंजानिया व युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तंजानिया व युगांडा के मध्य सीमा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। मलावी, चाड, विक्टोरिया और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया जो है। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील, वॉन झील कौन से देश में है? खारे जल की झील वॉन झील जो है यहाँ पर कौन से में है? तो कौन से देश में है? तुर्की में है। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई कितने किलोमीटर की है? ये आपको बताना है। स्वेज नहर की लंबाई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी 168 किलोमीटर जो है यहाँ पर स्वेज नहर की लंबाई है। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। तो इनमें से वे कौन है जिनका संबंध हरित क्रांति से रहा है? डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर कुरियन, सी सुब्रमण्यम और डॉक्टर कलाम।
तो हरित क्रांति का संबंध जो है इनमें से किसका रहा है? तो सभी को पता है यहाँ पर डॉक्टर स्वामीनाथन का रहा है। ये हमारा सही आंसर है। फसल और पौधारोपण और सर्वाधिक उत्पादक राज्य के बारे में बताना है। ये यहाँ पर आ जाएगा ए। जूट का कौन सा उत्पादक है? चाय का कौन सा है? गन्ने का कौन सा है? और रबड़ का कौन सा है? तो फसल और सर्वाधिक उत्पादक राज्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 4, 3, 2, 1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा। जूट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जूट हमको मिलता है वेस्ट बंगाल में। जूट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जूट मिलता है वेस्ट बंगाल में। चाय जो है हमारे असम की, गन्ना जो है यूपी का और रबड़ जो है केरल का। सर्वाधिक उत्पादक आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये नाइट्रोजन हो जाएगा आपका। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक और फसल बताना है आपको। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये बताना है। ध्यान रखिए आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक और फसल। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक और फसल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अजोला मक्का से साथ में सुमेलित नहीं है। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा इनमें से कौन सी फसल है उसकी प्रजाति है? धान की, गेहूं की, सूर्यमुखी की और सरसों की। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये धान की प्रजाति है, चावल की प्रजाति। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। उपर्युक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोही अनुक्रम है? तो आरोही अनुक्रम में इनको अरेंज करना है चारों राज्यों को। कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा? सही आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सी होगा। सबसे अधिक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो महाराष्ट्र, एमपी, महाराष्ट्र होगा, एमपी होगा, उसके बाद में हमारा उड़ीसा होगा और छत्तीसगढ़ होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में अगर हम यहाँ पर बात करें तो 16 वन हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो इनमें से वे कौन सा स्थान है जहां पर हमको एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र मिलता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा और चंद्रताल। तो इनमें से कौन सा कहाँ पर एक जो है संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कच्छ वनस्पति क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हमको कहाँ मिलता है? तो वह हमको मिलता है गोवा में। सी हमारा सही आंसर होगा, गोवा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और तिरुवनंतपुरम में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है नई दिल्ली में, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इनमें से वे कौन सा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? टुंड्रा वनों में या टुंड्रा टुंड्रा क्षेत्र में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में और शीतोष्ण वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता इनमें से कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो सभी को पता है आपको यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन और ग्राम वन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो कौन सा वन का संवर्ग नहीं है यहाँ पर? तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है? तो इनमें से वे कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है जो हमारे भारत में नहीं है? अगस्त्य मलाई, नोकरेक, ग्रेट निकोबार और ग्रेट हिमालय। तो यहाँ पर कौन सा संरक्षित क्षेत्र हमारे भारत में नहीं है? तो ग्रेट हिमालय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत आर्द्रता 75% से अधिक, वृक्ष जिनके पत्ते नहीं झड़ते और वनस्पति के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उपरोक्त का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपको बताना है। तो उपरोक्त का सही प्रतिनिधित्व यहाँ पर कौन सा करता है? उष्णकटिबंधीय नम सदापर्णी, ठीक है, सदैव जो है नमी के साथ में रहने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पशुओं, विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो कौन सा जैव उर्वरक जो है यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? एजोला, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलियम और एजोटोबैक्टर। तो बिल्कुल आप ए या एजोला आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है किस जगह पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, श्री गंगानगर और बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह बीकानेर में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, CIAH के नाम से इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। तो बीकानेर जो है सही आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य घोषित हुआ? भारत का पहला जैविक राज्य जो है इनमें से कौन सा राज्य घोषित होता है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा और सिक्किम।
तो भारत का कौन सा जैविक राज्य है यहाँ पर? तो सिक्किम जो है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, डी या सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य घोषित होता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है इनमें से किस जगह पर स्थापित है? करनाल, हिसार, आनंद और जयपुर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये करनाल, हरियाणा में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्षेत्र और उससे संबंधित स्थानांतरित कृषि के बारे में। क्षेत्र और स्थानांतरित कृषि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 4, 2, 3, 1 जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में जो है कहा जाता है उसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में वालरा, राजस्थान में उसको वालरा के नाम से हम जानते हैं। साथ ही उत्तर पूर्व में जो है उसको झूम कृषि के नाम से हम जानते हैं, आप सभी को पता होगा झूमिंग, ठीक है। और यहाँ पर डहिया के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से भी अधिक कॉफी का अकेले उत्पादन करता है? तो भारत के ऐसे कौन से राज्य के बारे में बात हो रही है जो देश का अकेला 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन कर देता है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र व कर्नाटका। तो 70% से भी अधिक अकेला कॉफी का उत्पादन करने वाला यहाँ पर कर्नाटक। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापित दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में बाध्यताएं हैं। अब ये बाध्यताएं क्या है, इनके बारे में बताना है सही कूट का चयन करके। इन बाध्यताओं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बी केवल 3 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राज 3077 एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है राज 3077? मक्का की, ज्वार की, धान की और गेहूं की। राज 3077 जो है एक प्रजाति है, तो वह गेहूं की प्रजाति है। निम्नलिखित में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है, ये आपको बताना है। संकर क्रॉस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गेहूं व राई के मध्य है। डी हमारा सही आंसर होगा। 4 फसलें दे रखी है हमको यहाँ पर, कपास, मूंगफली, धान व गेहूं। इनमें से खरीफ की कौन सी है, ये बताना है आपको। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? कपास, मूंगफली, धान व गेहूं। खरीफ की फसल की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल 1, 2, 3 गेहूं जो है आपकी रबी की फसल है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है।
साल भर बोई जाने वाली फसल जो इनमें से कौन सी है? उड़द, गेहूँ, राई और मक्का। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मक्का साल भर बोया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन-सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। और डी। रेगुलर आप जो है स्पेशल क्लास जॉइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में 7:15 पर जो है स्पेशल क्लास। तो यहाँ पर कौन-सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान जो है यहाँ पर श्रीनगर, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी जो है सारे सुमेलित हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पर विचार करना है आपको। कपास भारत के पौधे का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ये स्पेशल क्लास जो है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सही है, 1 व 2। निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा एक उत्पाद ऐसा है जो सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? गेहूँ, चावल, चीनी और दालें। तो कौन सा उत्पाद जो है निर्यात नहीं किया जाता? निर्यात नहीं किया जाने वाला तो है यहाँ पर दालें। कौन सा युग्म सुमेलित है? ये आपको बताना है। युग्म सुमेलित है कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो इरी रेशम जो है असम में होता है। भारत सरकार नीम आलेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। उसका क्या कारण है? ये आपको बताना है। नीम कोटेड यूरिया को प्रोत्साहित करने का प्रमुख कारण क्या है इनमें से? नीम कोटेड यूरिया जो है यहाँ पर उसको प्रोत्साहित करने का कार्य यहाँ कारण क्या है सरकार के द्वारा? तो नीम का जो लेप है वो मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। बिल्कुल बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। यह योजना चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई के उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये आप लोगों को बताना है। मैं वापस से आपको समय दे देता हूँ 20 सेकंड का।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत की अगर यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल बी, केवल 2 स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। रेगुलर क्लासेस आपको अवेलेबल होती रहेगी। इसको जॉइन करने के लिए आप 10VV रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस भी अवेलेबल हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर और 10% डिस्काउंट के लिए आप रेफरल कोड 10VV को उपयोग में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।